नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चौपाल कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक विशेष अंक को लेकर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और अब कृषि भी हमारी बहुत आधुनिक होती चली जा रही है। जैसे कि श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, नील क्रांति ने भी अपना बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिया, बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आए। मछली पालन व्यवसाय एक उद्योग की तरह अब धीरे धीरे विकसित होने लगा है। मत्स्य पालन आज एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई इसको अपनाने लगे हैं। इसके लिए हमारी जो शासन प्रशासन है, हमारी सरकार है, वो साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर किसान भाइयों के साथ चल रही है। क्या है किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और कैसे काम करती है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने बहुत सारे मेहमान आप लोगों के लिए बुलाए हैं ताकि वो आपसे रूबरू हो सके और अपने अनुभव आपसे साझा कर सके। हमारे साथ पहले मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। SK मालवीय जी मत्स्य निरीक्षक हैं रायसेन से। हमारे साथ हैं राजा राम जी कश्यप, जो एक समाज सेवक हैं और मछुआ समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं लंबे समय से। हमारे साथ है बाबा मार्तंड जी, जो समाज सेवक हैं ये भी और बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे मछुआ समाज के विकास के लिए। मुकेश केवट हमारे साथ में हैं, जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे सारे मेहमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। मालवीय जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक कृषि व्यवसाय में एक क्रांति आई है। बहुत अच्छा लोगों को इसका परिणाम मिल रहा है और आप विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो बताएं आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली मत्स्य कृषकों के लिए एक बहुत लाभकारी योजना है। इसमें जो भी किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं, जो भी इकाई लगाना चाहते हैं, इसमें RS इकाई लगा सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। जो मार्केट में जाकर मछली बेचते हैं वो मोटरसाइकिल क्रय कर सकते हैं और जिनके पास थोड़ा बड़ा रोजगार है उनको ऑटो भी उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत जी। और पॉन्ड बायोफ्लाग भी बनाकर मछली पालन का काम कर सकते हैं। इसमें जो इकाई लागत होती है, इकाई लागत का 60% का अनुदान SC ST वर्ग और महिला वर्ग किसी भी वर्ग के हो सकते हैं जी। उनको 60% का अनुदान सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है जी। सामान्य जाति के व्यक्ति और OBC जाति के व्यक्ति, इनको 40% का अनुदान इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है जी। जैसे कोई 1 हेक्टेयर में तालाब बनाएगा जी। 1 हेक्टेयर में तालाब, सामान्य तालाब जो बनता है उसमें तालाब बनाने के पश्चात जो इनपुट्स कास्ट और तालाब निर्माण की लागत दोनों मिलाकर इसकी इकाई लागत 11 लाख रुपए है जी। 11 लाख रुपए पर 40% और 60%, जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया, इस अनुपात में अनुदान हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि हमारे जो हितग्राही हैं उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी देते हैं और शासन इसका लाभ दे रही है। हम आपसे बात करना चाहते हैं बाबा मार्तंड जी कि आप लगातार कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, लोगों के बीच में आप जाते हैं। क्या देख रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, क्या परेशानियां आ रही हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले गैप का आइडेंटिफिकेशन किया है। जो हम कहते हैं एक स्किल की कमी हो जाती है लोगों में, प्रशिक्षण की कमी हो जाती है, तो ये प्रशिक्षण की कमी और किन किन क्षेत्रों में कमी है कि योजना जनता तक सीधे पहुंच नहीं पा रही है, जिनके लिए योजना बनाई गई उन तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके संबंध में बहुत ही विस्तृत तौर पर स्किल गैप एनालिसिस किया गया है और इसमें एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाया गया, एक ऐसा चेन बनाया गया जो कि हम लोग बोलते हैं पूरी सप्लाई चेन रहती है। एक ऐसा चेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में विस्तृत वर्णन उसमें किया गया। जैसे आपको बताएं कि जो फिश का प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन जो होता है वहाँ किसानों से इकट्ठा करने के बाद फिर उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी, उत्पादन कैसे बढ़ाना है, उस उत्पादन को बढ़ाने के बाद में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों के लिए जो मत्स्य कृषक हैं उनके लिए, कि अपन इनको किस तरीके से कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं, व्यापारिक विस्तार कर सकते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस बारे में एक प्रॉपर एक फ्रेम तैयार किया गया
आइडेंटिफाई किया गया, लोगों की पहचान की गई। जैसे बहुत से मछुआरे हैं तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल, है ना, नई तकनीकों को सीखें ताकि उस छोटी सी जगह पे अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकें, एक स्वस्थ मछली का उत्पादन कर सकें, ऐसा उत्पादन कर सकें जिनसे उनका जीवन यापन बिल्कुल सुदृढ़ सही हो कहा सके। आपने। सर, जैसे कि बताया बाबा जी ने कि प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात है, तो हमारा जो विभाग है, मत्स्य विभाग है, किस तरह से प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है? मछली पालन विभाग में प्रशिक्षण की व्यवस्था है जी, और जो भी किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य के हिसाब से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जो जिले में लक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रति वर्ष ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है। बिल्कुल, इसमें महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर काम करना है तो उसकी पहले से जानकारी मिल सकती है, प्रशिक्षण वो मिल सकता आवेदन है। कर सकते हैं। जी, यदि जी। मछली पालक हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको 7 दिवसीय प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बताया कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। हम आगे आपसे भी बात करेंगे। हम बात करना चाहेंगे राजाराम जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि आप लगातार कई समय से कर रहे हैं मछली पालन का, आपने व्यवसाय भी किया है, खेती बाड़ी भी होती रहती है। पहले और अब के मत्स्य पालन में क्या अंतर आया है और क्या फर्क पड़ा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से? पहले भी मत्स्य आखेट हुआ करता था, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल था, जो परंपरागत लोग किया करते थे वही करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जब लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको सुविधा दी जा रही है, उनको धन दिया जा रहा है, और ये अब एक प्रांत में न होकर के पूरे देश की ये स्कीम बनी है। तो जो लोग समुद्र में काम करते हैं, जो लोग तालाबों में काम करते हैं, उन सभी को सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रशिक्षण दिए हैं। और अब पहले से आखेट अवस्था से लेकर आज की स्थिति तक इस कार्य को करने में बहुत सुलभता आई है, बहुत सरलीकरण हुआ है। और जो हमारा मछुआरा भाई है, उसको कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से अब वो आत्मनिर्भर हुआ है और भविष्य में भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बढ़ा है, चीज़ बढ़ चुकी है आगे। मुकेश जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप युवा वर्ग को आप नेतृत्व कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आप विशेष तौर पे कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, जैसे स्पेशली तौर से कियोस्को जारी हुआ है जी, तो उस विषय पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी महिलाओं को इसमें क्या है, एक पार्लर बना कर दे रही है सरकार, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि महिलाएं इसमें आ गया हैं। और अभी हमने विशेषकर उदाहरण एक आपको दे सकता हूँ कि सीहोर जिले में 2-3 कियोस्क खुल भी गए। उसी को लेकर मैं भोपाल में भी काम कर रहा हूँ कि भोपाल के क्षेत्र में भी काफ़ी हमारी समाज के लोग हैं, इनके बीच में महिलाओं को काफ़ी कियोस्क वगैरह खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ की महिलाएं भी क्या इस बिजनेस में है, उनको बहुत काफ़ी आगे जा रही हैं। 2-4 क्षेत्र यहाँ भोपाल के बहुत अच्छे हैं, यहाँ महिलाएं बहुत काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कियोस्कों की व्यवस्था उनके लिए की जाए। बिल्कुल। सर, जैसा बात हो रही है समाज विशेष, क्योंकि मछुआ समाज बहुत बड़ा समाज है और इनका ये वंशानुगत व्यवसाय है, तो क्या विशेष तौर पे मछुआ समाज के लिए इसमें कुछ है? समाज के लिए जैसे तालाब पट्टा यदि आवंटित किया जाता है तो उस समय प्राथमिकता क्रम में इनको रखा जाता है। बिल्कुल। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो शासन के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें कोई भी हितग्राही जो मछली पालन करना चाहें, तो चाहे वो आरएस लगाकर मछली पालन करना चाहें या बायोफ्लाक लगाकर मछली पालन करना चाहे या तालाबों में मछली पालन करना चाहे, तो वो आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जी, हाँ, मतलब प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता तालाबों में मछली पालन के लिए इनको प्राथमिकता है, दी जाती है। बाबूजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बात हो रही थी, कैसे जागरूक करते हैं लोगों के बीच में जाके, क्योंकि अभी भी बहुत सारी समस्याएं तो आती होंगी। हाँ, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकारों की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, उनके बारे में हर एक को कोई पता नहीं होता। उनके बीच में बैठना, चौपाल टाइप बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनके खाते खुलवाना, उनकी समितियां बनवाना, उनके लोन अप्लाई करना, ये सब उनको बता करके और उनको एक जागरूक किया जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि वो कम से कम अब आने वाले समय के अंदर अपने परिवार के लिए स्वयं रोजगार कर सकें। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं बाबूजी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रशिक्षण की भी बात की है, तो किस तरह प्रशिक्षण को और बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं? देखिए, हम लोगों का काम है बेसिकली समाज के बीच में जा करके वहाँ से लोगों को हम पहचान करते हैं। जैसे
हमारे बीच में नाव चलाने वाले और बहुत अच्छा मछली पालन करने वाले परंपरागत जिनके पास में गुण है, जो सदियों से जो चला आ रहा है, तो उनके स्किल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि शासन स्तर पे उनको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में एक उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि उनसे अच्छा तैराक और उनसे अच्छा मछलियों और मछली वीड्स या जो पर्यावरण के बारे में जो अपन आज सस्टेनेबल की बात करते हैं, भविष्य के संरक्षण की बात करते हैं, तो उनसे अच्छा मेरे ख्याल से भविष्य को समझने वाले, भविष्य के संरक्षण के लिए, जैसे आप देखेंगे छोटे जो तालाब में मछली मारते हैं तो वो क्या करते हैं, जाल फेंकते हैं और उसमें जो ऐसे पौधे रहते हैं जो आगे काम आ सकते हैं तो उनको वो निकाल करके नीचे फेंक देते हैं। जबकि बड़ी शिपिंग में क्या होता है कि आप पूरी की पूरी जो वहाँ का बायो सिस्टम है उस पूरे बायो सिस्टम को आप बाहर निकाल देते हैं और वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो छोटे छोटे किसान रहते हैं जो पानी में जो काम करते हैं, जल कृषक रहते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है बनिस्बत की मल्टीनेशनल कंपनीज को ये बहुत मेजर फिशिंग देने की। बिल्कुल। मालवीय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण को भी इसको हमको लेके जाना है, क्योंकि जल और जल जीवन को भी और जीव जंतुओं को बचाना भी हमारा काम है। किसान क्रेडिट कार्ड की भी आप हमें थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। अभी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जो योजना है वो पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है और सतत प्रक्रिया चल रही है। इसमें प्रतिदिन आवेदन कार्यालयों में आते हैं। हमारे जो फील्ड अधिकारी है वो भी किसानों के पास जाते हैं और किसानों के पास जाकर के उनको इस योजना के बारे में बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, उनको समझाते हैं, उनके बाद उनसे आवेदन प्राप्त करके उनको लाभ दिया जाता है। जो आपने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में क्या दस्तावेज लगते हैं, पात्र हितग्राही कौन कौन हो सकते हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन है या कियोस्क चलाने के लिए अपनी स्वयं की दुकान है। इसमें आपका आवेदन, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपका एक स्टाम्प पेपर जो अनुबंध के लिए लगाया जाता है, ऐसे कुछ दस्तावेज हैं, आपके फोटोग्राफ्स, ये लगा करके आप कार्यालय में आवेदन जमा कर दीजिए। आप जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो योजना का लाभ आपको दिलाया जाता है, आपका आवेदन स्वीकृत किया जाता है और जब आप काम शुरू कर देते हैं और काम पूर्ण हो जाता है उसके बाद आपको इस योजना से लाभान्वित कर दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हम कह सकते हैं कि मछली पालन से लेके मछली विक्रय करने तक का सारी व्यवस्था हमारे इसमें की करके दी जाती है और आप उसमें सहयोग करता है शासन प्रशासन। हाँ, किसानों को यदि कोई तकलीफ है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम लोग मौके पर जाकर के उनके समस्या का समाधान करते हैं और उनको बताते हैं कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। हम लोग सहयोग करते हैं और जितनी शासन की योजना है सभी उनको बताई जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विशेष रूप से जो अभी और काफ़ी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं इनसे और बहुत अच्छी स्कीम है। इससे लोगों का जो आमदनी है वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। मुकेश जी, आपने जैसा बताया कि महिलाओं पर विशेष आपका फोकस है और आप समाज में जब जाते हैं तो बाकी लोग पे तो काम करते ही करते हैं, महिलाओं पे कुछ ज़्यादा ही काम होता है। क्या आत्मनिर्भरता बढ़ी है, क्या परिवर्तन आप देखने में आ रहा है आपको? नई मत्स्य संपदा योजना से क्या है, काफ़ी जागरूकता आई है। महिलाओं को काफ़ी लग रहा है कि अब हमें भी कुछ मतलब सरकार की तरफ से मिल रहा है तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं इसमें निकल कर बाहर भी आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, उनको अच्छा लग रहा है और ये सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा योजना चलाई है, मत्स्य संपदा योजना चलाई प्रधानमंत्री जी की। इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं को कुछ प्रशिक्षण अगर अलग से मिलता है सरकार की तरफ से वो और अच्छा होगा। बिल्कुल, अलग से प्रशिक्षण की बात हो रही है। बाबा मार्तंड जी, क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से इस बात का लाभ देखने में मिला है? देखिए, लोग आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, खासकर जो सरकार द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है योजनाओं का बहुत सक्षम तरीके से किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग और खासकर महिलाएं घरों में बहुत जागरूक हो चुकी है। हम अक्सर देखते हैं जब भी निकलते हैं घर से बाहर तो सुबह से महिलाएं अपना खाना नाश्ता बना करके लाइन में लग जाती है और अपना कार्ड बनवाने पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैं समझता हूँ कि घर की महिलाएं जब जागृत हो जाती हैं तब देश का आर्थिक विकास होता है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मैं समझता हूँ अपने जब पूरे जोर पे आएगी तब इसका लाभ और ले करके और हमारे जो लोग हैं वो अपना आर्थिक विकास बहुत अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल। राजा राम जी, जो हमारी महिलाएं हैं वो तो इसका इस्तेमाल कर ही रही हैं, लोग भी काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रसंस्करण पे अगर काम करें तो क्या इस पे भी हमारे आप कुछ काम करवा रहे हैं, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं इस पे भी? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने पूरा सर्वे के बाद में इस योजना को लागू किया है। आपसे मैं निवेदन करूं कि आज की तारीख में कोस्टलैंड और इनलैंड में जितने भी मछुआरे काम कर रहे हैं
वो प्रशिक्षित तो थे ही सही, लेकिन सरकार ने उनको आर्थिक सहायता मुहैया करा करके उनके जो ट्रेडिशनल वर्क था उसको एक तरह से प्रोत्साहित किया है। मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि पिछली बार केरल के अंदर बाढ़ आई थी, उस समय इन्हीं मछुआरों से वहां के लोगों की जान बचाने का काम लिया था। तो ये इतने प्रशिक्षित लोग हैं कि सरकार ने इनकी भावनाओं को देखते हुए जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, यूं कह सकता हूं कि मील का पत्थर साबित होगा। जी मालवी जी, जैसा कि इन्होंने प्रशिक्षण की भी बात की है, बाढ़ जैसी चीज़ें होती हैं, अन्य चीज़ों में भी उपयोग किया जाता है, तो क्या जो जल संबंधित व्यवसाय हैं इसमें क्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में और भी कुछ योजना है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो मछली पालन व्यवसाय से जुड़े जितने भी काम हैं, चाहे तालाबों में मछली पालन हो, RS में मछली पालन हो, बायोफ्लॉक में मछली पालन हो, सभी योजनाओं में इनको जोड़ा जाता है किसानों को, और इनका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसको लाभ दिया जाता है। RS जो यूनिट होती है वो कम जगह में लगाई जा सकती है और अधिक से अधिक लाभ किसान भाई इसका ले सकते हैं। बायोफ्लॉक भी लगभग ऐसी यूनिट है जो कम जगह में लगाकर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तालाबों में मछली पालन कर सकते हैं। तालाबों में बहुत सारी प्रजातियां अब जो जैसे मछलियों की प्रजातियां जो कम समय में ज़्यादा वृद्धि करती है, किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है, ऐसी मछली पालने के लिए भी मछली पालन विभाग के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है। और उनको कैसे संधारित करना है, उनमें बीमारियों की रोकथाम कैसे करना है, उनमें मार्केटिंग की व्यवस्था कैसी करनी है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और उनको बताया जाता है, ताकि उनको कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक आमदनी किसान भाई अपने प्राप्त कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे बाबा जी बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जिस तरह प्रसंस्करण पे काम किया जा रहा है, तो आप क्या क्या देख रहे हैं, इसमें कितना भविष्य देख रहे हैं, कोई अनुभव हो आपका तो हमसे साझा कीजिए। जो कॉमर्शियल फिश होती हैं, जैसे आपका श्रिम्प हो गया, लॉबस्टर हो गया, स्क्विड, कैटल फिश, सिल्वर बार, हिल्सा, तो इन सब मछलियों का कारोबार करने से व्यक्ति की जो आर्थिक उन्नति वो बहुत तेज़ी से होती है और इसका विदेशों में भी काफ़ी अच्छा व्यापार है। और भारत सरकार इस पे काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण भी दे रही है, प्रोत्साहन भी दे रही है और शासन की तरफ से काफ़ी अच्छी योजनाएं भी हैं। यदि लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छा तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लें, जो ट्रेनिंग सेशंस लगातार शासन के द्वारा, जैसा मालवी साहब बता रहे थे भी, लगातार कराए जा रहे, इनका अगर पूरे तरीके से लाभ ले तो मैं समझता हूँ कि 1-2 साल के भीतर ही व्यक्ति अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो जाएगा। और जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ये योजना चलाई जा रही है, तो इसका एक स्वाभिमान एक हर भारतीय के अंतर्गत आएगा और हर युवक इसको कर सकता है। हमारे देश में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं है, समुद्र अथाह है, मछलियाँ अथाह है, बिल्कुल जल संसाधन अथाह है हमारे पास। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो प्रशिक्षण की बात हम लोग कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात बताई, केरल में बाढ़ आती है ना, तो यहाँ पे जिस तरीके से NDRF और SDRF की टीम्स लगातार काम करती है, तो मैं अगर इस योजना का विस्तार, नावों के विस्तार प्रशिक्षण पर यदि दे रहे हैं अपन, तो NDRF और SDRF के साथ मिल करके हर राज्य शासन को ये चाहिए कि एक ऐसी योजना बनाए कि इन ट्रेंड लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ इनका एक कलेक्टर के पास में एक रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हमको जब तत्काल आवश्यकता पड़ती है किसी बाढ़ में, तो हम एक ट्रेन में बिठा करके सारे साजो सामान के साथ इनको वहाँ पे भेज सकें। तो ये एक एडिशनल मोटिवेशन भी होगा इनके लिए और एक बड़ा अच्छा प्रयास होगा। एक हमारी जिस तरह के NCC और NSS से एक सेवा रहती है, उस तरीके से ये जो प्रशिक्षित लोग हैं, ये NDRF SDRF के साथ मिलकर के एक सेवा भाव बड़े अच्छे से कर सकेंगे और ये रजिस्टर्ड होंगे, तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी सेकंड लाइन जो बोलते हैं ना, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सिविल डिफेंस हमारे पास तैयार हो जाएगा। मालवी जी, क्या कहना है आपका इस बात पे? हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूँगा। और हमारे पास जो मछुआरे हैं वो बहुत स्किल्ड मछुआरे हैं, वो उनका व्यवसाय ही पानी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वंशानुगत है, खून में मिला हुआ है, और पानी में उतरकर ही मछली पालन का काम करते हैं। तो इनको पृथक से प्रशिक्षण थोड़ा सा हम दे दें, तो ये और इनकी योग्यता में निखार आ जाएगा, पॉलिश कर दे थोड़ा सा। तो काफ़ी लोग प्रशिक्षित हैं और हम लोग सूची भी रखते हैं इनकी कि कौन कौन मछुए किस गांव में हैं, कौन नदी में तैर सकते हैं, कौन नाव चला सकते हैं, है ना, इनकी सूची रखी जाती है। जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो शासन के पास उपलब्ध कराई जाती है।
बिल्कुल हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें और जो मछुआ पालक है खास तौर पे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में केवल मछली पालन ही नहीं है, समग्र रूप से प्रशिक्षण की यहाँ पर व्यवस्था है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप आइए, आगे बढ़िए और अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप मछली पालन में आ सकते हैं। मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, रंगीन मछलियों का जो व्यवसाय है वो भी एक बहुत अच्छा है, आपके कुछ मित्र वगैरह हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, इसके कुछ अनुभव हमसे साझा कीजिए, कैसा चल रहा है और उसमें क्या और आप देख सकते हैं युवाओं के लिए? नहीं, बहुत बढ़िया है ये। और रंगीन मछलियों के लिए तो मैं जिसमें जैसे महिलाओं के लिए विशेष बताऊंगा आपको कि इसका एक अलग से अपन पार्लर जो मिलते हैं बना के, पॉट मिलते हाँ हैं, पॉट मिलते हैं, तो महिलाओं के लिए उसका शॉप वगैरह अगर खुलती है तो उसके लिए अगर शासन मदद करता है तो बहुत अच्छा होगा, मैं चाहूँगा। बिल्कुल आपने ये बात बताई है। राजा राम जी, जो हमने बात करी है, आप लगातार काम कर रहे हैं लोगों से, कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कुछ जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अज्ञानता का भाव हमें लगता है, लेकिन फिर भी हमारा ये एक संकल्प है कि जैसे श्वेत क्रांति आई उसी तरह से अगर हमारे कार्यकर्ता लगेंगे तो निश्चित रूप से श्वेत क्रांति से भी ऊपर नील क्रांति होगी, ये मान के चलें। क्योंकि सरकार ने अब मछुआरों के अनुरूप धन दे करके उन्हें प्रशिक्षित करना, आत्मनिर्भर करना, उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार देना, ये दे करके एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो भारत सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छी पहल की है, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं सफलता की कुंजी होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बजट के बारे में थोड़ा सा मालवी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं। बजट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितने आवेदन हमको प्राप्त होते हैं जिस जिस योजना के तहत, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आरएएस का किसी ने आवेदन हमको प्रस्तुत किया कार्यालय में, तो कार्यालय में जब आवेदन आता है तो उसकी यूनिट कास्ट 50 लाख रुपए होती है। तो 50 लाख पर यदि वो महिला वर्ग का है तो अनुदान की राशि उस पर 60% है, मतलब 30 लाख रुपए उसको अनुदान दिया जाएगा। यदि पुरुष है सामान्य वर्ग का तो उसको 40% का अनुदान दिया जाएगा। तो जितने आवेदन जिस जिस योजना में आते हैं उतने आवेदनों को हम योजनावार पृथक पृथक उनका बजट निर्धारित करते हैं कि कितने आवेदन में कितनी अनुदान राशि की आवश्यकता होगी। उसके हिसाब से हमारे फिर प्लान तैयार करके जिला योजना में इसका अनुमोदन लिया जाता है। जिला जो डीएलसी होती है जिले की, वो कमेटी अनुमोदित करके पूरी, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौतरा या किसी को लाभ देना नहीं देना ऐसा कोई वो नहीं रहता है। पात्र हितग्राही है सभी को इसका लाभ दिया जाता है। इसमें गरीबी रेखा या अमीरी रेखा का भी कोई बंधन नहीं है। जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन है, जो करना चाहता है, या कोई 10 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज करवा करके एग्रीमेंट करवा के भी करना चाहता है किसी की जमीन पर, तब भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात मालवी जी ने बताया कि रजिस्टर्ड करके भी हम कर सकते हैं, समिति के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम अनुबंध करके भी काम कर सकते हैं। क्या परेशानियां आ रही हैं बाबा मार्तंडे जी अभी भी हमारे बीच में? ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें कि सिर्फ मछली पालन से संबंध नहीं है, इसका संबंध शिक्षा से भी है। शिक्षा में सर्टिफिकेशन कोर्स भी इसका किया गया है। मत्स्य की महाविद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की तरफ खास झुकाव रहता है, मछली पालन खास तौर पे कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है, वहाँ से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ हैं ऐसे विद्यालय जिसकी जानकारी आपको है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है उस पर विद्यालय, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो वो प्रशिक्षण लेकर के आते हैं तो वो खास एक फोकस सेक्टर पे आते हैं, मरीन सेक्टर पे, इंलैंड सेक्टर पे। जब उनका फोकस वहाँ पे रहता है, बायोटेक्नोलॉजी पे वो लोग काम करते हैं, तो इस तरीके से जब वो बच्चे, और शासन ने तो जो हितग्राही जैसे मछुआ कृषक है उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित भी करके रखा हुआ है कि उन गरीब बच्चों को भी डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन्स मिलता है, जैसे 3 से 5% शायद है, तो ये उनको वहाँ पे एडमिशन्स मिल जाते हैं डायरेक्ट। तो क्या होता है कि वो एक मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लोग जाकर देखते हैं कि कृषि इतना बड़ा है, विस्तार इसका है ना, अलग अलग प्रकार की मछलियों का इस प्रकार से परीक्षण, इस प्रकार से ब्रीडिंग की जाती है, छोटी छोटी तकनीकों का इस्तेमाल करके हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये सर्टिफिकेशन कोर्स और आगे जब अभी बढ़ेगा, इसका विस्तार जब होगा, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है एक समग्र रूप में आ पाएगा, और इसकी और ज़्यादा व्यापकता की आवश्यकता है समाज सेवियों के माध्यम से, जो सोसाइटीज़ चल रही है उनके माध्यम से, जो जल श्रमिक हैं उनके माध्यम से। और सिर्फ लेबर ही नहीं है,
इसके अलावा भी ऊपर के पोस्ट है, फिशरीज ऑफिसर है ना, उसके ऊपर सीईओज वगैरह जो रहते हैं प्राइवेट कंपनीज में, और काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज भी मिलता है इनको व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से। बड़े बड़े जहाज अभी आप देखेंगे भारत के समुद्र तटों पर लग गए हैं। मालवीय जी, आयात निर्यात का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और जो फिश है, फिशरी जो डिपार्टमेंट है और फिशरी जो इंडस्ट्री है, वो केवल सीमित नहीं है एक जगह के लिए, हम निर्यात भी करते हैं। इसमें क्या कुछ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, निर्यात के लिए भी कुछ है? निर्यात के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं जी। जैसे कोई इंसुलेटेड वाहन खरीदना चाहे तो वो अपना खरीद के अन्य स्टेट में माल को भेज सकता है और अपने माल को सुरक्षित मार्केट में पहुंचा सकता है। उसके लिए भी शासन के द्वारा अनुदान दे है उस पर, उसी अनुपात में जैसा मैंने पहले बताया था। कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज के लिए भी है। यदि अपनी मछली वो सुरक्षित रखना चाहे तो इकाई लागत का 60% और 40% का अनुदान उसको दिया जाता है किसान भाइयों को। राजा राम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह बताया है इन्होंने कि आप समितियों को लेकर आप कर रहे हैं काम, जल श्रमिकों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने अभी बहुत लंबे समय से आप समाज के बीच में जुड़े हुए हैं और मछुआ समाज को आप जोड़ रहे हैं कि वो विकसित हों, आधुनिक तरह से बढ़ें। आप क्या चाहते हैं कि शासन आपके लिए और क्या मदद करे? हमारा तो इतना ही निवेदन है कि अभी हमारा पिछला कार्यक्रम सहकार भारती का बेंगलुरु में हुआ था जी। वहाँ कॉलेज ऑफ फिशरीज है जी। वहाँ पे 12वीं के बाद बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और उसके बाद उनको डिग्री कराई जाती है, पीजी कराई जाती है, पीएचडी कराई जाती है और उन बच्चों को लेक्चरर सिस्टम में भी दिया जाता है और उनको ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है जैसा अभी साहब ने बताया कि वो कंटेनर से, एयर कंडीशन कंटेनरों से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जी बिल्कुल, जैसे ये मछलीपट्टनम के पास में एक जगह है कुरुमल्लू, वहां से माल कश्मीर जाता है। अच्छा। और 4 दिन जाने के बाद भी उस एयर कंडीशन कंटेनर में वो माल खराब नहीं होता। तो पहले जो एक ट्रेडिशनल फिशरमैन लाता था, अगर उसका माल नहीं खपता था तो वो खराब हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में इतना विज्ञान ने तरक्की की है कि अब हम 10 दिन तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये कि इस प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत शिक्षा की लाइन भी दी है, ट्रांसपोर्ट की लाइन भी दी है, इंटरस्टेट बिजनेस की भी लाइन दी है। ये एक बहुत बड़ी लाइन है और हमने तो मछुआरों को अभी कोऑर्डिनेट करके कहा है कि कश्मीर का जो किसान है, मछुआरा है, वो मछलीपट्टनम आंध्रा से लेगा और अभी ये बिजनेस अगले महीने से चालू हो जाएगा। देश के जितने भी मछुआरे हैं उन सबको हमने इकट्ठा किया है, वो आपस में ट्रेड करके इकट्ठा हो रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए भी हो रहे हैं और व्यापार के लिए भी हो रहे हैं और इनको कैसे पाला जाता है। और ये जो छोटी मछलियां हैं जिनको आप रंगीन मछली बोल रहे हैं, ये तो छोटे छोटे पॉन्ड्स में बन जाती हैं और 2 महीने 3 महीने के बाद में वो मार्केट में आकर के एक अच्छा सा लाभ देके जाती हैं। उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और बहुत बड़ी केयर करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से ये एक दूध क्रांति की तरह हमारी क्रांति होगी, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं और मछुआरा समाज को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। मुकेश जी, आप अगर हम भोपाल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो क्या शासन से आप और क्या उम्मीद रखते हैं कि और होना चाहिए तो और आगे बढ़ेगा ये व्यवसाय? इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रशिक्षण, थोड़ा सा जरा प्रशिक्षण में कमी है, कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि प्रशिक्षण की कमी है। महिलाओं को जागरूक जैसे हम करना चाह रहे हैं या भाइयों को भी जागरूक करना चाह रहे हैं, उन लोगों को जानकारियाँ नहीं है। कितनी योजनाएं चल रही सरकार की, हर व्यक्ति को नहीं पता है। उनके क्षेत्रों में भी थोड़ा सा जागरूकता अभियान अगर चलाया जाए तो अच्छा है। जिस क्षेत्र में मतलब हमारे भाई बहन जो सामाजिक बंधु हैं मत्स्य विभाग के, उनके क्षेत्रों में एक थोड़ा सा जन जागरण अभियान चलता है, सरकार चलाती है, तो उन लोगों में एक जागरूकता आएगी, वो लोग आगे आएंगे, योजनाओं का लाभ का पता चलेगा कि हमको क्या क्या लाभ सरकार दे रही है। ये चाह रहा हूँ मैं जी। मालवीय जी, आप मत्स्य निरीक्षक के पद पर हैं, आप लगातार कार्य कर रहे हैं, समस्याएं आपके सामने लगातार आती होंगी और आप अचीवमेंट भी देख रहे हैं। किस तरह से सेमिनार्स होते हैं, किस तरीके से वर्कशॉप आप लोग और आयोजन कर रहे हैं, क्या योजनाएं आप अभी और बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके? हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से तो किसानों को बताते ही हैं जी। जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, हम लोग सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देते हैं और किसानों के लिए 10 जुलाई को जो मछुआ दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, उस दिन हम सारे किसानों को इकट्ठा करते हैं और उनके बीच में प्रचार प्रसार करते हैं, जाते हैं, उनको बताते हैं, योजनाओं का लाभ देते हैं और क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या आपको इसमें कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी बातें उनको बताई जाती है। उनको पूरा
पूर्ण रूप से ट्रेंड किया जाता है ताकि वो योजना का लाभ ले सके और आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जी बिल्कुल। बाबा जी, आप आधुनिक मत्स्य पालन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय पे, और अगर हम बात करें कि गलती कहाँ हो रही है, अभी भी हम बात करें किसान की दृष्टि से, आप बात करिएगा क्योंकि आप प्रशिक्षण भी देख रहे हैं, लोगों के बीच में भी हैं, कहाँ आपको लगता है कि किसान से कहाँ अभी भी गलती हो रही है, अगर वो उसे सुधारे तो और बेहतर तरीके से और आधुनिक तरीके से इस इंडस्ट्री में, इस व्यवसाय में आ सकता है वो? मैं ऊपर से ही शुरू करूँगा जी। सबसे पहले तो वेबसाइट में हिंदी में दस्तावेज उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी वाली भाषाएं को समझ जाते हैं, लेकिन एक जो आम नागरिक है वो इन भाषाओं को नहीं समझ सकता। अभी हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में यदि हिंदी में दस्तावेज ढूंढना चाहें तो वो जो प्रकाशन शासन के द्वारा होता है उतना अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी सामग्री है वो हिंदी में रहे, है ना, इंग्लिश में उसका वर्जन रहे, लेकिन प्राथमिकता हिंदी को दी जाए और वीडियो के माध्यम से लोगों की पहचान की जाए। जैसा कि मालवी साहब ने भी बताया कि इनके पास में लिस्ट है लोगों की, जो नाविक हैं, जो अच्छे बोटमैन हैं, तैराक हैं, इनके लिस्ट को सार्वजनिक वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, ताकि इन लोगों का विशेष प्रशिक्षण अपन आयोजित कर सके और एक इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ के बारे में पता करने के लिए हमें विशेष तौर पे जोर देना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उससे यदि हम किसी व्यक्ति का लाभ करना चाह रहे हैं तो वो लाभ उससे कितना प्राप्त हो रहा है, जो कि नेशनल जीडीपी पे कितना प्रतिशत हो रहा है, तो ये स्पष्ट दिखना चाहिए। तब जा करके जब एक पारदर्शिता जो शासन दिखा रही है वो पारदर्शिता हम भी समझ पाएंगे, काम किसान भी समझ पाएगा और सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी समझ पाएंगे। तो एक पारदर्शिता की बहुत अच्छी आवश्यकता है और ये होना चाहिए। बहुत सी बात पारदर्शिता की हो रही है, राजा राम जी आपका क्या कहना है? मेरा तो ऐसा मानना है कि आज की तारीख में जो ये व्यवसाय है मत्स्य, ये सारे व्यापारों से उच्च श्रेणी का है। अगर मैं इसको दूसरे रूप में ये कहूँ कि फिशरी जैसे माइंस ऑफ गोल्ड, ये एक सोने की खान से कम नहीं है। इसलिए मैं इस चौपाल के माध्यम से किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, मछुआरों से भी निवेदन करूंगा कि जागरूकता ला करके इस कार्य को आज की वर्तमान आधुनिकता को देखते हुए और इसको बढ़ाएं। निश्चित रूप से उनका, उनके परिवार का पूरा भला है और केंद्र सरकार से भी इतना मान के चलें कि कहीं ना कहीं हमें भविष्य में भी अभी जो 20,050 करोड़ रुपया दिया है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके जो अचीवमेंट होंगे वो हैं। लेकिन किसान भाइयों की भी ड्यूटी बनती है कि वो इस धन का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि जब जब भी पैसा आया लैप्स हुआ है। कुछ कारण भी हो सकते हैं उसके कि नीतियां सरलीकरण की नहीं होंगी या मछुआरा ले नहीं पाया होगा, लेकिन मछुआरों को उसके पीछे लग करके बैंकों, सरकार और मत्स्य विभाग के माध्यम से इस कार्य को लग करके पूरा करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको उपलब्धि मिलेगी। बिल्कुल, आपका क्या कहना है मुकेश जी? बिल्कुल, मैं बाबा जी सहमत हूँ, क्योंकि अगर इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो उसके लिए क्या हम लोगों को ही बाहर आना पड़ेगा, है ना। सामाजिक लोगों को निकल कर बाहर आना पड़ेगा, उनको योजनाओं की जानकारी थोड़ी बहुत भी है तो बाहर निकल कर आए, जब तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। किसान भाइयों को, हमारे जो भी है प्रदेश के हैं और अपने देश के लोग हैं, उनको बाहर निकल कर आना चाहिए और योजनाओं का लाभ लेना चाहिए आगे बढ़कर। बिल्कुल। विभाग स्तर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या कमी आप देख रहे हैं कि अगर किसान इस चीज़ को अगर जागरूक होकर काम करें तो विभाग का काम और आसान हो जाएगा? हम लोग तो जाके बताते ही हैं किसानों को कि जो शासन की स्कीम है वो सभी को सामान्य रूप से बताई जाती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो किसान लाभ लेना चाहते हैं वो स्वयं कार्यालय में आए, संपर्क करें और लाभ लेने की इच्छा जाहिर करें। हम पूरी मदद करते हैं, उनको योजनाओं के लाभ से जोड़ते हैं और उनको योजनाओं का लाभ देते हैं। तो जितने भी किसान भाई है, मैं चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में कार्यालय में आए और लाभ के लिए आवेदन करें और कार्यालय पूरी मदद उनकी करेंगे और उनको योजनाओं का लाभ देंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आज हमने बात की किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे मेहमान साथ में थे, हमारे साथ SK मालवी जी थे, मत्स्य निरीक्षक रायसेन से, राजा राम जी कश्यप थे, समाज सेवक हैं, बाबा मार्तंड जी हमारे साथ में थे, मुकेश केवट जी हमारे साथ में थे। आप लोग सब यहाँ पर आए और आप लोगों ने इतनी अच्छी विस्तृत चर्चा की, इसका लाभ हमारे किसान भाई ज़रूर उठाएंगे। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
किसान भाइयों नमस्कार। आज हम छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया ब्लॉक के तहत ग्राम जैतपुर में हैं। यहाँ पर आदिवासी किसानों ने लघु धान्य में शामिल कुटकी की फसल को नया रूप दिया है। पहले वो परंपरागत रूप से छिड़काव विधि से यहाँ ये खेती करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आदिवासी किसानों ने कृषि विभाग के सहयोग से इसको थोड़ा आधुनिक रूप दिया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे सामने आए हैं। ये कैसे हो सका, कैसे प्रयास किए गए और इस खेती में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर आज हम ग्राम चौपाल में आपके सामने हैं। हमारे साथ वो किसान हैं जिन्होंने ये खेती की है और इसको नया रूप दिया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। हंसलाल जी, आपका स्वागत है चौपाल कार्यक्रम में जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस खेती की शुरुआत पहले कैसे करते थे, वो पहले बताइए आप। इस खेती का शुरुआत सर पहले ऐसा करते थे, बैल बक्खर से जुताई कर रहे थे। हाँ। इसका बाद जब पानी गिर जा रहा था हाँ। तो अपन ने बीज निकाल के छिड़का करते थे इसको ऐसा। ठीक। जी। फिर उसके बाद आपने इसमें बदलाव क्यों किया? इसका बाद में फिर अपना कृषि विभाग में जो नए नए बीज आ गया, हाँ। तो कृषि विभाग से हमको अच्छा फ़ायदा मिलने लगा। ये कृषि विभाग से आपने कब शुरुआत की और कैसे, उनको क्या ट्रेनिंग दी गई, आपको कोई बताया गया, क्या हुआ? बताया गया। जी, क्या क्या बताया, कैसे किया आपने, बताया आराम से। तो कृषि विभाग में जब बीज आता है तो हम चले जाते हैं। हाँ। तो वहाँ से कोदो, कुटकी, मक्का ऐसा सारा बीज मिल जाता है। जी। फिर इसकी बुआई का तरीका बदला आपने? नहीं सर, इसका बुवाई नहीं बदला, इसको छिड़का के बोना पड़ता है सर। अभी आपकी ये लाइनिंग वाली दिख रही है? ये हर चलाए सर इसमें। अच्छा, हर चला जी। उससे बुआई की जी। गई है तो बदलाव हुआ। हाँ। तो ये कितने साल से बदलाव किया आपने? ये पीढ़ियों से चल रहा सर नहीं, ये ये जो खेती। कृषि विभाग से आपका संपर्क हुआ, फिर आपने नए बीज ला के डाले ये? कृषि विभाग से 2-3 साल से ला रहे सर। अच्छा। जी। तो ये 2-3 साल से जो आपने नया बीज डाला, कुछ नई तरीके अपनाए, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे एवरेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है सर। अच्छा। हम्म। अच्छा, जो फसल आती है अच्छी भी आती है, उसके हाँ। दाने बड़े होते हैं पहले से? नहीं, वो रहेंगे। जो कुटकी का दाना बारीक ही होती है सर। अच्छा। जी। ये रहेगा। चलिए ठीक है। एक और किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हमको ये बताएं, हाँ जी। पहले जब आप बैल बखर से काम करते थे, हाँ जी। तब आपकी पैदावार में कितना आती थी, और अब जब आपने थोड़े से नए तरीके अपनाए, बीज हाँ। कृषि विभाग से ले आए, तब कितना पैदावार में फर्क पड़ा? अब ये खाद बीज मिलने लगी कृषि विभाग से, हाँ। तो बहुत लाभ मिलने लगी, बढ़ोतरी। जैसे हम आपसे पूछें कि पहले इतना 1 एकड़ में पैदा होता था, अब इतना होने लगा, तो क्या बताएंगे आप? जैसे 5 कुड़ होत रही थे, अब 10 कुड़ होने लगी। अच्छा, दुगना अब पैदा होने लगा हाँ, है। दुगना होने लगा। तो आप इसमें खाद वगैरह भी कुछ और डालते हैं या हाँ, खाद ही के दिए? हाँ, खाद डालते हैं खाद। खाद भी डलती है। हाँ। वो कहाँ से आप लाते हो? ये सब कृषि विभाग। अच्छा, विभाग वाले आपको हाँ, दवा देते हाँ। हैं। ठीक है। एक हमारे साथ और किसान हैं जो इसी खेती से जुड़े हैं। आप यहाँ खेत में काम करते हैं, जी सर। कितने साल से आपने शुरुआत की? जी, अभी तो हमारे पिताजी का अपना बचपन। अच्छा, बचपन से ही आप ये खेती जी, देख जी। रहे हो। तो आपको ये जो कुटकी की पैदावार बढ़ी है, जी। आपको ये कुछ जानकारी है कि अब इसकी बिक्री बढ़ गई है पहले की अपेक्षा? जी सर। कितना फायदा हुआ आपको? पहले इसमें कितने तो भाव में सर- बेचते थे, अब कितना भाव बेच के आते हो? जी सर, इसमें तो मक्का तो अभी 20 रुपये बिक रहा है, इसमें तो 50 रुपये बिक रहा है कुटकी। अच्छा, कुटकी इतना हो गई। जी। पहले क्या भाव बिकती थी? पहले तो इसका रेट ही नहीं थी सर, ऐसा? इसको पता ही नहीं था। अब आप बेच लेते हो। जी जी। तो आप जैसे, दादा मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि आप जैसे पैदावार जितनी हुई, हाँ। मान के चलो आपने जो पैदावार कर ली, हाँ। तो आप पूरा बेच के आते हो या कुछ बचा लेते हो? नहीं, कुछ है अपन खर्च लाई बेच लेते हैं और जी, जी। बीज और अपने खाने लाए रख लेते हैं। आते हैं। हाँ। एक और किसान हमारे साथ हैं जो कुटकी की पैदावार से जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप हमें ये बताएं कि ये जो आप बीज लाते हो, जी। तो बीज कैसे डाला जाएगा, कितना डाला जाएगा, ये जानकारी आपको कैसे मिलती है? कोई बताता है, आपके पुरखे थे पुराने, आपके पिताजी वगैरह थे, वही जानकारी हाँ देते हैं सर। कि ऐसे खेती करो? पिताजी जानकारी देते हैं। वो करते रहते हैं। जी। अच्छा, इसकी कटाई कब करोगे आप? कटाई सर 2 महीना 3 महीने लग जाती, 3 महीने के बाद में सर।
3 महीने के बाद में आप काटने के बाद में फिर इसकी जैसे जो एक प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है को बनाते हैं, तो आप वहाँ बेचने जाते हो क्या, जहाँ बिस्कुट वगैरह कुछ बनते हैं या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो नहीं सर। तो फिर आप सीधे बाजार में बेच रहे हो? जी सर। दादा आप ये हमको बता दें हाँ जी, कि जैसे फसल की कटाई आप कर रहे हैं, हाँ तो कटाई के बाद में एक बड़ी समस्या ये आती है हाँ जी। कि वो कंकड़ उसमें या रेत मिल जाती है, वो हाँ। क्या है, वो क्यों हो पाता है और उससे कैसे आपने छुटकारा पाया, कुछ है? वो छलनी लगाते सब। नहीं, पहले अभी भी आती है जो, तो पहले हाँ। कोदो कुटकी इसलिए नहीं बिकती थी मार्केट में हाँ जी, कि उसमें वो कंकड़ बारीक फंस जाते थे, हाँ। तो अब आप उसको कैसे साफ कर रहे हो, क्या हाँ, तरीका वो अपनाया? छलनी लगाते सब हाँ। बारीक। हाँ, अपन बैल से घानी करते हैं हाँ, और उससे घानी करके भूसा वूसा फेंक के हाँ। उसको छलनी लगा के साफ कर लेते हैं। अब वो पहले जैसी समस्या नहीं है? नहीं कंकड़ है, की? नहीं बारिश हो जाती है अंकल जी, हाँ, बारिश हो जाती फिर? बारिश हो जाती है उसमें, वो जैसे कटाई करते हैं, हाँ। वो दाना से जड़ उचक जाती है, उसमें वो कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, तो इसे उनको अलग उचक- कैसे करते हो आप? अच्छा, तो उसको फिर वो उसमें छलनी में लगाते हैं। साफ हो जाता है? हाँ। हाँ जी। ये है हंसलाल जी, एक हमारे और किसान हैं जो, हाँ सर। आप इस खेती से कितने समय से जुड़े हैं? सर जी मेरा नाम सियालाल उइके, मैं ग्राम पंचायत जैतपुर का हूँ। मैं खेती में जुड़ा हूँ सर कम से कम 2001 से। तो आप अभी यही कुटकी पैदा कर रहे हो? कुटकी पैदा करते हैं, मक्का भी, तुअर भी। अच्छा, ये जी। तो कुटकी में आपको पहले की अपेक्षा अब कितना फायदा होने लगा? पहले सर हम ऐसे ही देहाती बीज बोते थे हाँ। बिना मार्गदर्शन की, तो वो है सर अगर 10 किलो बोए तो बड़ा मुश्किल से 50 किलो निकलना है। और अपन अब कृषि विभाग से संपर्क में लग गए, तो वहाँ से नई नई बीज आती, प्रमाणित बीज आती है, तो वो क्या है 10 किलो अगर बोएंगे 2 कुंटल 3 कुंटल होएगा सर। और जो कचरा होती उसमें छलना के लिए अपन जब घानी करते हैं उसके बाद अपन बारीक छलना लाते हैं, उसके बाद वो कंकड़ बाहर हो जाती है और कुटकी बाहर हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ कंकड़ नहीं मिलती सर जी। अब आपको जैसे भूसा निकलता है तो ये आप अपने जानवरों को खिला रहे हैं या ये भी बिक रहा है? जानवर खिलाते हैं सर पूरा यही आपका उपयोग हो जी जाता है? जी। और बच जाता है तो अपने वो गड्ढा है जो एक जैविक गड्ढा, उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर गोबर, तो वो अगर अपनी जैविक खाद बन जाती है तो खेत में डाल देते हैं सर। अच्छा, कुटकी का भाव बढ़ने से पहले बाजार में कम दाम में बिकती थी, जैसा आपके एक साथी किसान ने बताया कि अब दुगने से 2.5 गुने ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। पहले कुटकी तो का रेट को पता ही नहीं थी सर, कुटकी बिकता नहीं, कोई साहूकार नहीं लेते उसको। अभी तो घर घर जाके 30 रुपये 40 रुपये में खड़ी वारी खरीद रहे हैं सर। और अगर उसका चावल बनाएंगे सर 70-80 रुपये में बिकता है सर। हाँ जी जी, 150 रुपये। अपने यहाँ किसी अगर खरीदेंगे तो 70-80 रुपये में, और खड़ी वारी 30 रुपये 40 रुपये में। हाँ सर, नहीं पहले तो कोई बोलते थे कि नहीं साहूकार क्या करें यार, बोले इसको लेके, ऐसे भी बोल रहे सर। तो जी जैसे दाम बढ़े जी। तो अब लोगों का रुचि बढ़ी होगी कि यार कुटकी और पैदा करो, ऐसा किसानों के बीच में आया कुछ? रुचि बढ़ रहा है सर। अब तो क्या है, मनमर्जी से बोते हैं और मनमर्जी से साहूकार से पैसे ले लेते हैं, कुटकी कहानी करके साहूकार को दे देते हैं सर, और कुछ अपने लिए रख लेते हैं सर। जी सर जी। आप जैसे कोदो कुटकी की आप कर रहे थे, जी सर। अभी क्या स्थिति बनी, आपको कितना फायदा मिल रहा है उसमें? अभी सर दो गुना पहुंच गए सर। पहले कितना भाव मिलता था? पहले सर बहुत कम था सर। कितना लगभग? लगभग सर वही 10 रुपये 5 रुपये सर किलो। जी। अब कितना आपको मिल पा रहा है? अब सर 30 से 40 रुपये हो गए सर। ये आपके घर से खरीद लेते हैं लोग? जी सर। मतलब बाजार भी नहीं जाना पड़ता? बाजार भी नहीं जाना पड़ता सर। आप आइए, अब हम कुछ महिला किसानों से बातचीत करते हैं जो दो कोदो कुटकी की मोटी फसल से जुड़े हुए हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? सकलवती पराने। अच्छा, आप हमको बताएंगे, आपने तो शुरुआत से यही खेती देखी है, हम्म। पहले क्या हालत थी, अब कितना बदल गया? अब बहुत कुछ बदल गया सर। क्या? ये कोदो कुटकी मक्का, हाँ, और थोड़ा थोड़ा कुछ धान। आप जो कुटकी पैदा कर रहे हो, हम्म। आप इसकी कहना चाहिए पैदावार करने के बाद में आप घर के इसके इस्तेमाल में रखते थे, पहले कंकड़ पत्थर आते थे, अब सफाई हो गई, भाव ज़्यादा मिलने लगा। हाँ, अब कंकड़ पत्थर सफाई करने के बाद भाव भी तेज हो गई सर जी।
नहीं, अभी कोई आपके खेतों में ही आके जैसे बता रहे थे कि खेतों में ही खरीद लेते हैं या घर में? खेतों में ही खरीद लेते हैं। कैसे ये खड़ी वाली कुटकी हाँ 50-40 रुपया किलो के भाव से। हाँ, और साफ करके देते हैं चावल बना के तो 80-90 रुपए किलो मिल जाता है, भाव मिलता है। अब आपको घर चलाने में आसानी हो रही है भाव बढ़ने से? हाँ जी, घर चलाने से जरा ही। तो आप अब इसको और पैदावार आगे करते रहेंगे? करेंगे सर, अब हम तो करते चले आ रहे हैं पहले से, तो करेंगे। आइए, छिंदवाड़ा जिले में कोदो कुटकी की फसल के बदलते स्वरूप पर कृषि विभाग के भी कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ये बदलाव कैसे आया। प्रमोद जी, आपका परिचय। सर नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह उट्टी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया में हूँ और इसी के अंतर्गत ये हमारे परासिया, जुन्नारदेव, तामिया, ये 3 विकासखंड हमारे क्षेत्र में आते हैं और जिसमें से कि हमारे तामिया विकासखंड और जुन्नारदेव विकासखंड जो ट्रैवल बेल्ट है वहाँ पर कोदो कुटकी का काफ़ी एरिया है सर हमारे पास। तो ये बदलाव जो आया जी, कुटकी में अभी सारे किसान खुश हैं, बहुत अच्छे उनके दाम मिल रहे हैं और पहले जिसके भाव ही नहीं मिलते थे, खरीदी नहीं होती थी, अब वो उसकी खेती बढ़ा रहे हैं। तो ये बदलाव आने में कितना समय लगा और इस बदलाव को आया कैसे? ये आत्मा के माध्यम से सर हम लोगों ने प्रयास किया था, परंपरागत खेती के माध्यम से, और कृषि विभाग के माध्यम से पहले सोयाबीन वगैरह, धान है, तो दूसरे जो मोटे अनाज की जाते थे, पर जो माइनर मिलेट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा था। परंतु विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने लगातार कोदो कुटकी पे काम किया है और अब डिमांडेबल क्या है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जब ये कोरोना पीरियड में जब देखा कि स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं और आज जो विषैला भोजन हम लोगों को जो मिलता है मार्केट में, और ये इन ट्राइबल क्षेत्रों में कोदो कुटकी ऐसी फसल है जहाँ पर बिना खाद पानी के ये लोग नेचुरल तरीके से खेती उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। और इनको शुरुआत में जब जैसे किसान भाइयों ने बताया कि 5 रुपये 10 किलो, या व्यापारी इसको पहचानता नहीं था कोदो कुटकी को, तो लेता नहीं था। परंतु जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोगों में अपनी अवेयरनेस आ रही है स्वास्थ्य के प्रति, तो इन जो माइनर मिलेट्स जो क्रॉप है इसके प्रति लोगों में रुझान बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं इसमें कृषि विभाग हम लोगों का जो हमारे मंत्रालय से और वरिष्ठालय से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसमें लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं ताकि किसान को अधिक से अधिक फायदा होगा। और जिस प्रकार से आज जो 10 रुपये से लेकर 160 रुपये, 200 रुपये किलो तक ये मार्केट में बिक रहा है सर। किसानों को इस खेती को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक करने और उनको ट्रेनिंग करने के लिए आपके क्या प्रोग्राम चलते हैं? सर हम लोग आत्मा के माध्यम से अभी इस साल तो मिलेट्स मिशन कार्यक्रम चालू हुआ है। इससे पूर्व में हम लोग आत्मा के माध्यम से चौपाल वगैरह लगाते थे। कृषि विभाग की हमारी जो टीम है, ग्राम सेवक वगैरह हैं, ये सभी लोग फील्ड में जाकर इन लोगों को अपनी जो कोदो कुटकी जो नेचुरल क्रॉप है इसके संदर्भ में बताते थे कि आने वाला भविष्य इसी का है। क्योंकि धीरे धीरे पहले किसान इसको रुचि से नहीं लगाता था, बस खाने पीने लायक लगाता था, परंतु अब इसको थोड़ा व्यापारिक स्तर पर बढ़ाने लगा है। जैसे कि हम जिस फील्ड में आज खड़े हैं जी, 18 एकड़ का किसान है, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो इन किसानों को पहले एक बड़ी समस्या थी कि इनकी बिक्री नहीं होती थी, कोई लेता भी नहीं था, पैदावार भी कम थी। अब पैदावार भी बढ़ रही, क्वालिटी भी सुधर रही है, तो इनको मार्केटिंग एक बड़ी समस्या रहती ग्रामीण क्षेत्रों में। उस समस्या के निदान के लिए क्या किया जा रहा है? सर विभाग के माध्यम से इस बार अभियांत्रिकी के माध्यम से यहाँ से हरस दीवारी में एक प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर, जो कुछ एक समूह है 100 किसानों का, उसके जो भी उत्पादन आता है उन्हीं के किसानों से खरीदते हैं, उसी की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फिर एक पैकिंग और करके उसकी ब्रांडिंग करके उसे मार्केट में बेचा जाता है। इससे क्या होता है कि किसान को सही दाम भी मिल जाते हैं और उसके प्रति किसान की रुचि बढ़ने लगी है फसल के प्रति। एक और यहाँ पर बड़ी फसल है जो छिंदवाड़ा की पहचान है, वो है मक्का जी। तो मक्का नंबर 1 पर छिंदवाड़ा उत्पादक जिला बना हुआ है, वो कैसे हुआ है और क्या स्थिति है? सर मक्का आने का कारण मक्का था नहीं यहाँ छिंदवाड़ा में। इससे पहले 5 या 6 साल पूर्व हम जाते हैं तो सोयाबीन का काफ़ी बड़ा रकबा था, परंतु कुछ उसमें येलो वेन मोजेक रोग आने के कारण और कुछ डिसीज़ आने के कारण सोयाबीन को कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ा। किसानों ने फिर भी प्रयास किया पर उसमें सफल नहीं हो पाए। तो जहाँ पर सीधा जो सोयाबीन का बेल्ट था सीधा ये मक्के में कन्वर्ट हो गया। लगभग पूरे ज़िले का 2,80,000
करीब करीब सर मक्के का एरिया है हेक्टेयर में इसका, और साथ ही अभी बीच में सोयाबीन का भी कुछ रकबा बढ़ रहा है। पर किसान जिस हिसाब से ये जो हमारे ट्रैवल बेल्ट हैं इसमें मक्का काफ़ी मात्रा में बढ़ा है, परंतु अब ये मानव मिलेट्स धीरे धीरे हमारे इन क्षेत्रों में फिर से ग्रो करने लगा है। मक्का की कुछ खास किस्में जो यहाँ की पहचान है उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल सर। सर इसमें क्या हुआ है कि अब पहले जो गंगा कावेरी वगैरह आती थी, जय गंगा 7 आती थी, कंपोजिट वैरायटी आती थी, परंतु उसका उत्पादन कुछ कम मिलता था। पर प्राइवेट कंपनियों ने जैसे ही कुछ हाइब्रिड बीज जब से विभाग के माध्यम से आने लगे हैं, तो इसका उत्पादन जहाँ पे 5 कुंटल आता था वहाँ पे 12-15 कुंटल तक बढ़ गया। इसलिए जैसे पायोनियर की कुछ वैरायटी हैं, पायोनियर है, CP है 555 है, CP 999 है, ऐसी वैरायटी जो कि काफ़ी CP 333, ये ऐसी वैरायटी हैं जो मध्यम, भारी और हल्की ज़मीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सर। मक्का के प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ यूनिट्स छिंदवाड़ा में काम कर रही हैं ऐसा? सर कुछ प्रोसेसिंग यूनिट तो बन रही है, परंतु ज़्यादातर बाहर सप्लाई हो रहा है सर हमारे यहाँ छिंदवाड़ा से भी, क्योंकि पोल्ट्री यूनिट में ज़्यादा जा रहा है सर। ये कृषि विभाग के कुछ और अधिकारी हमारे साथ हैं, तो जानते हैं उनसे कि जो बुआई की पद्धति है उसमें क्या सुधार लाया गया और उसके क्या फ़र्क पड़ा। नमस्कार सर, मैं रमेश पवार, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर आत्मा से हूँ। यहाँ पर पहले सर मोनोक्रॉपिंग होती थी, तो इसमें सिर्फ कुटकी का प्रचलन था या पुरानी पद्धतियों में, मगर जैसे ही हमने किसानों से इंटरेस्ट बात की, तो उसमें हमने ये पाया कि यहाँ पर इनके पास एक ही फसल ले सकते हैं साल भर में, दूसरी फसल का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी है। तो हमने ये किया कि क्यों ना हम सिर्फ जो रेनी सीजन क्रॉप है उसी में इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से इन्हें दूसरी क्रॉप भी बताई जाए। तो हमने उसमें ये किया कि कुटकी के साथ में अरहर है या दूसरी और फसलें हैं उसको इंटरक्रॉप के रूप में लेना चाहा। तो चूँकि कुटकी जो है 3 महीने के अंदर में कट जाती है और बाकी समय में ज़मीन खाली रहती है, तो उसमें हमने फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे जो अरहर भी वर्षा की फसल है, तो उसको हमने इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से इसमें करवाया है। आपकी इस इंटरक्रॉपिंग के जरिए कितना फ़ायदा हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? सर इसमें जैसे कुटकी तो हो ही जाती है, साथ में उनको तुअर भी अच्छा उत्पादन दे जाती है। लगभग 5 से 6 कुंटल एकड़ उनको तुअर उसमें आराम से हो जाती है। हमारे साथ एक अधिकारी और हैं जो बताएंगे कि कुटकी की कौन सी किस्में हैं या उसमें क्या खास ध्यान दिया जा रहा है जिससे ये पैदावार में बढ़त हुई है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार डहरिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तामिया। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मिलेट मिशन में हमने ये कुटकी का बीज JK4 वैरायटी जो हमने किसानों को उपलब्ध कराई है, वो किसानों का यहाँ से उपयोग किया गया है। उसमें जो है किसानों के द्वारा बताया गया कि पहले उत्पादन कम होता था, जब से कृषि विभाग से जुड़े हैं और बीज लेके आ रहे हैं विभाग से, तो उत्पादन में फ़र्क पड़ा है जस्ट डबल। और इनका जो है पहले जो जीवन यापन था, उनका जीवन यापन में भी बहुत सुधार हुआ है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत सुधार हुई है इसमें। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको अपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इनको प्रशिक्षित किया जाए। यहाँ पे हर इनका किसानों का एक फार्म फील्ड स्कूल जो है शासन की योजना के मंशा अंतर्गत, यहाँ किसानों का फार्म स्कूल भी हम संचालित करेंगे मिलेट मिशन के अंतर्गत, ताकि आने वाले और भी जो किसान जुड़े हुए हैं, जैसे पिछले समय रकबा यहाँ पे लगभग 18,000 रकबा था, इस साल बढ़ के अभी 23,000 हो चुका है, 2300 हेक्टेयर हो चुका है, 2300 हेक्टेयर हो चुका है। और अभी वर्तमान में यहाँ बारिश जो है सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है, इसके कारण कुछ बारिश में खेत खाली छोड़ दिए थे किसानों ने। अब वो फीलिंग जो है कुटकी के माध्यम से और राम तिल के माध्यम से जो है उसको फीलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारा मतलब प्रचार प्रसार जो हम लोग किसानों के बीच में जाके नई नई तकनीकी जो है किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में किसानों का भी उत्पादन बढ़ेगा और विभाग का तरफ से भी किसानों को सुविधा दी जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थे छिंदवाड़ा जिले के ग्राम जैतपुर में चौपाल। यहाँ हमने जो बातचीत की उससे मोटे अनाज की पैदावार,
मक्का की पैदावार, उससे जुड़ी समस्याएं और किस तरीके से बदलाव आए, क्या उनमें परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के चलते उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हो गई। ये एक बहुत सकारात्मक पहल थी और जो कि आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सभी को नमस्कार।